मुझे नहीं पता मैं उन जंगलों में वापस क्यों गया। मैंने पहले भी वहाँ ट्रैकिंग की थी, सालों पहले, जब मैं जवान था और ज़्यादा समझदार नहीं था। लेकिन वो जगह ऐसी थी जो आपके साथ रह जाती है, वो आपके भीतर समा जाती है। घने जंगल, अंतहीन सन्नाटा और पेड़ों की घनी डरावनी मौजूदगी। वो कोई दोस्ताना जगह नहीं थी। मैंने खुद से कहा था कि मैं वहाँ वापस कभी नहीं जाऊँगा। लेकिन समय चीज़ों को थोड़ा हल्का कर देता है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने खुद को समझा लिया कि मैंने ज़्यादा सोच लिया था। शायद मैंने चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर देखा था। इसलिए जब मेरे एक पुराने दोस्त ने जिक्र किया कि जंगल की गहराई में वो कैबिन अभी भी खड़ा है, जिसे अब शायद ही कोई इस्तेमाल करता है, तो मैंने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। पहाड़ों में एक हफ्ता, हर चीज़ से दूर, सिर्फ मैं, जंगल और शांति। ये विचार इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। जंगल के अंदर की ट्रैकिंग मेरी याद से कहीं ज़्यादा मुश्किल थी। रास्ता लगभग गायब हो चुका था। झाड़ियों और गिरे हुए पेड़ों ने उसे निगल लिया था। मुझे झाड़ियों और टहनियों से लड़ते हुए आगे बढ़ना पड़ा। कैबिन पास की सड़क से लगभग 20 मील दूर था। इतना दूर कि कोई वहां संयोग से नहीं पहुंच सकता था। मैंने हल्का सामान पैक किया था, खाना, पानी, स्लीपिंग बैग, एक छोटी कुल्हाड़ी और मेरी राइफल। मेरा शिकार करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था कि वहाँ बिना हथियार के जाऊं। जंगल में शिकारी होते हैं, और ज़्यादातर चार पैरों वाले। जब मैं कैबिन के पास पहुंचा, सूरज पहले ही नीचे जा चुका था और आसमान को गहरे नारंगी रंग में बदल दिया था। वो कैबिन वैसा ही दिख रहा था जैसा मुझे याद था। पुराने लकड़ी के लट्ठे, झुकी हुई छत, एक छोटा पोर्च जिस पे सिर्फ एक कुर्सी रखी थी। दरवाजे का ताला जंग खा चुका था, लेकिन चाबी अभी भी फिट आ रही थी। अंदर नम लकड़ी और धूल की गंध थी। फर्नीचर नॉर्मल था। एक पुरानी मेज, एक लकड़ी की कुर्सी, दीवार के साथ एक छोटा सा बेड। कोने में एक लकड़ी जलाने वाला स्टोव था जो सालों के इस्तेमाल से काला पड़ चुका था। कुछ अलमारियों पर पुराने डब्बों में बंद सामान रखे थे जिन्हें मैं तो छूने वाला नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था। लेकिन जैसे ही मैं वहां खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, वो एहसास फिर से लौट आया। वो एहसास जो मैं भूल चुका था। लेकिन फिर मैंने उस विचार को झटक दिया। मैंने सोचा शायद पहली रात की घबराहट है। पहले कुछ दिन शांतिपूर्वक बीते। मैंने दिन के उजाले में आसपास की पगडंडियों पर ट्रैकिंग की, लकड़ियाँ इकट्ठा की, कैबिन के पीछे बहने वाली छोटी नदी से पानी लेकर आया। अकेलापन काफ़ी अच्छा लग रहा था और शांतिपूर्ण भी। लेकिन रात में वो एहसास फिर से लौट आया, वो बेचैनी कि कुछ ठीक नहीं है। ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ों से शुरू हुआ। जैसे तीसरी सुबह मुझे कुछ अजीब दिखा। मेरा सामान हिलाया गया था। मेरी राइफल, जिसे मैं हमेशा बेड के पास टिकाकर रखता था, अब दरवाजे के पास दीवार से टिकी थी और मेरा बैग भी आधा खुला था। हालांकि मुझे यकीन था कि मैंने उसे बंद किया था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की। शायद मैं ही लापरवाह था, शायद मैंने ही चीज़ें हिलाई थीं और भूल गया था। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि ऐसा कुछ नहीं था। उस रात मैं दरवाज़ा लॉक करके सोया। फिर चौथी रात मैं एक आवाज़ से जागा। लकड़ी की धीमी, जानबूझकर की गई चरमराहट। मैं बिना हिले डुले लेटा रहा, सांस भी मुश्किल से ले रहा था। स्टोव में आग धीमी हो चुकी थी और दीवारों पर हिलती डुलती छायाएं बना रही थी। फिर पोर्च की तरफ से एक और चरमराहट की आवाज़ आई। मैंने अपनी राइफल कसकर पकड़ी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे दिमाग में कई संभावनाएं दौड़ी। शायद भालू होगा, पहाड़ी शेर भी हो सकता है, या शायद कोई भटका हुआ शिकारी। लेकिन कोई भी जानवर इतनी सावधानी से कदम नहीं रखता। तभी वो आवाज़ भी रुक गई।
सन्नाटा गहरा और दम घोटने वाला हो गया। मैं पूरी रात नहीं सोया और मैं सुबह तक जागता रहा। अगली सुबह मैंने कैबिन के आगे वाली खाली जगह चेक की। कुछ दिन पहले की बारिश से ज़मीन नरम थी और वहाँ पोर्च तक जाते हुए मैंने पैरों के निशान देखे। लेकिन वो पैरों के निशान किसी जानवर के नहीं थे, बल्कि इंसान के थे। और वो किसी जूते के निशान नहीं थे, वो नंगे पैरों के निशान थे। वो निशान कैबिन के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। फिर वो दरवाजे की ओर गए और आखिर में वो वापस पेड़ों में चले गए। मैंने उन्हें बहुत देर तक देखा और उन्हें देखकर मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। इस सब का मतलब साफ था, मैं वहाँ अकेला नहीं था। मैंने तुरंत वहाँ से जाने का सोचा, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँचने के लिए 20 मील पैदल चला था। मेरे कार तक पहुँचने में मुझे एक और दिन का समय लगता। मैंने खुद से कहा कि ये सब कुछ नहीं है, शायद कोई भटका हुआ ट्रैकर होगा जो यहाँ से गुज़र रहा होगा। मैं एक और रात रुकूंगा। उस शाम मैंने बाहर आग जलाई और अपनी राइफ़ल अपने पास रखी। जंगल अजीब तरह से शांत था। मैंने जल्दी खाना खाया। मेरी नज़रें अंधेरे में पेड़ों की कतार पर टिकी रहीं। मैंने फिर कैबिन का दरवाज़ा लॉक किया और हैंडल के नीचे एक कुर्सी अड़ा दी, बस सावधानी के लिए। मैं फिर लेट गया, लेकिन सोया नहीं। घंटों बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पर फिर आधी रात के बाद मैंने कुछ सुना। बाहर धीमे कदमों की आहट। मैंने अपनी सांस रोक ली। मेरी उंगलियां राइफल के चारों ओर कस गईं। वो कदम खिड़की की ओर बढ़े। पतले पर्दे पर एक छाया गुजरी। मेरा सीना जकड़ गया। मैंने खुद को स्थिर रहने के लिए मजबूर किया और इंतज़ार करने लगा। और फिर तभी दरवाजे का हैंडल हिला, ज़ोर से नहीं, बहुत धीरे से, जैसे कोई आजमा रहा हो कि दरवाज़ा खुला है या नहीं। वो देखकर मैंने अपनी राइफ़ल उठाई। मेरा दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था कि मुझे अपने गले में धड़कन महसूस हो रही थी। फिर अचानक दरवाजे के हैंडल का हिलना रुक गया और फिर एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर धीमे कदमों की आवाज़ दूर जाते हुए सुनाई दी। मैं पूरी रात नहीं सोया। सुबह तक मैंने फैसला कर लिया था, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने जल्दी से सामान पैक किया, सब कुछ अपने बैग में ठूसा, राइफ़ल को कंधे पर लटकाया और मैं कैबिन से बाहर निकला। उस वक्त भी जंगल एकदम शांत था। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और फिर मैंने देखा, वहाँ पैरों के निशान थे, एकदम ताज़ा। वो पेड़ों से कैबिन तक आए थे, लेकिन इस बार वो वापस नहीं गए। मैंने आसपास का जायज़ा लिया, लेकिन मेरा पेट मरोड़ खा रहा था। जो कोई मुझे देख रहा था वो अभी भी वहीं था। मैंने इंतज़ार नहीं किया। मैं अपनी कार की ओर जाने वाली पगडंडी पर तेज़ी से चलने लगा। हर कुछ मिनट में मैं कंधे के ऊपर से पीछे देखता रहा। दोपहर तक मैंने अच्छा खासा रास्ता तय कर लिया था। सूरज आसमान में ऊपर था और मुझे कई दिनों में पहली बार एक राहत महसूस होने लगी। लेकिन वो राहत कुछ ही देर की थी। मैंने कुछ देखा। पगडंडी के ठीक बगल में एक पेड़ से कुछ लटक रहा था। वो एक हिरण की लाश थी, लेकिन वो सिर्फ लटकी हुई नहीं थी, उसे वहाँ बांधा गया था। उसकी टांगें पेड़ों की टहनियों से बंधी थी और उसका गला बहुत सफाई से काटा गया था। उसके नीचे ज़मीन पर एक चीज़ थी। वो एक पुराना सड़ा हुआ हाइकिंग बूट था। मैं मुड़ा और तेज़ी से चलने लगा। बाकी की ट्रैकिंग धुंधली सी थी। मैं झाड़ियों से गुज़रता रहा, बीच बीच में बस थोड़ी देर के लिए रुककर आराम करता रहा। जब मैं अपनी कार तक पहुंचा तो आसमान फिर से नारंगी हो गया था। मैंने अपना बैग पीछे फेंका, अंदर चढ़ा और दरवाजे लॉक कर लिए। लेकिन इंजन शुरू करने से पहले मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, और जो मैंने देखा मैं ठिठक गया।
पेड़ों की कतार के पास, काफ़ी दूर, लेकिन इतना पास कि मुझे यकीन था कि वो मेरा वहम नहीं था। वहाँ एक आकृति खड़ी थी, छोटी, नंगे पैरों वाली, और मुझे देख रही थी। मैंने इंतज़ार नहीं किया। मैंने चाबी घुमाई, ट्रक को गियर में डाला और सड़क पर तेज़ी से भागा। न रुका, न पीछे देखा। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि वहाँ क्या हुआ था। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने उन जंगलों में क्या या किसे देखा था। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं वहाँ अब कभी वापस नहीं जाऊँगा। ये 1992 की गर्मियों की बात थी। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड सारा को माउंट रेनियर के पास जंगल में ट्रैकिंग के लिए मना लिया था। हम करीब 1 साल से डेट कर रहे थे और सारा बिल्कुल आउटडोर टाइप की नहीं थी, लेकिन उसने मेरे लिए हामी भर दी। हमारा प्लान सीधा साधा था, एक दिन की ट्रैकिंग, शायद 6 या 7 मील की राउंड ट्रिप, जंगल के उस घने हिस्से में जिसके बारे में मैंने एक गाइड बुक में पढ़ा था। हमने हल्का सामान पैक किया, बस पानी, 2 सैंडविच और एक नक्शा, और फिर सूरज उगने के तुरंत बाद हम ट्रेल पर निकल पड़े। शुरुआत काफ़ी आसान थी। एक मिट्टी का रास्ता ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। हवा ठंडी थी, आसमान भी साफ था और जंगल बहुत शांत था। बस हमारे चलने की आवाज़ और कभी-कभी किसी चिड़िया की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। पहले तो हमने ज़्यादा बात नहीं की, बस साथ-साथ चलते रहे, अपने कदमों की लय में ढलते हुए। करीब 1 घंटे बाद रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया। वो रास्ता जंगल में और गहराई में जाता हुआ संकरा हो गया। पेड़ एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। फिसलन भरे पत्थरों पर कदम रखते हुए हमने एक छोटी नदी पार की ताकि हमारे पैर सूखे रहें। मैंने सारा का हाथ पकड़ा ताकि वो संतुलन बना सके। वो हंसी जब वो लगभग फिसल ही गई थी, एक तेज़, घबराई हुई हंसी जिसके बारे में हमने बाद में मजाक किया। उसे खुद का मज़ा लेते हुए देख मुझे बहुत राहत मिली। दोपहर के आसपास हम एक जगह पर रुके। एक गिरे हुए लट्ठे पर बैठकर हमने अपने सैंडविच खाए। खाने के बाद ट्रेल पर एक हल्की ढलान शुरू हुई और जंगल थोड़ा खुल गया। वहाँ पेड़ कम थे और झाड़ियाँ ज़्यादा थीं। अब तक हम शायद 3 या 4 घंटे चल चुके थे और सारा थकने लगी थी और इस कारण वो पीछे रहने लगी। मैंने भी अपनी रफ्तार धीमी की और उसका साथ में चलने का इंतज़ार करने लगा। उसने मुझे एक चिढ़ाने वाली स्माइल दी, जैसे वो थकान मानना नहीं चाहती थी। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो हम वापस चल सकते हैं। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। हम शायद 10 गज की दूरी पर थे, मैं आगे और वो पीछे। अचानक वो रुक गई। मेरा पहले ध्यान नहीं गया और मैं बस चलता रहा। फिर मैंने उसकी आवाज़ सुनी। उसने धीरे से कहा, हे भगवान। मैं मुड़ा, डरते हुए कि कहीं वो किसी भालू या सांप की ओर इशारा तो नहीं कर रही। मैंने देखा, वो बिल्कुल जमी हुई खड़ी थी और अपने बाईं ओर घूर रही थी। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था। मैंने उसकी नज़रों का पीछा किया और मेरा मुंह खुला रह गया। वहाँ ट्रेल से करीब 20 फीट दूर एक पेड़ था, बड़ा पेड़, शायद 3 फीट मोटा, और उसके तने पर एक हिरन था। वो कोई साधारण हिरन नहीं था, वो एक पूर्ण विकसित नर हिरन था जिसके बड़े बड़े सींग थे। उसका शरीर पेड़ में अटका हुआ था। उसका अगला हिस्सा एक तरफ लटक रहा था, सर नीचे की ओर और आंखें एकदम कांच की तरह खाली। पीछे का हिस्सा दूसरी तरफ निकला हुआ था। उसकी टांगें बेजान लटक रही थीं और मैं साफ साफ बता दूं, वो किसी टहनी से लटका नहीं था और ना ही किसी टहनी में फंसा था। वो पेड़ के अंदर था, जैसे उसमें धंसा हुआ हो, जैसे पेड़ उसके चारों ओर उगा हो। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन सारा ने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा कि मुझे थोड़ा दर्द हुआ।
ये क्या बला है? उसकी आवाज़ काँप रही थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि वो क्या था। पेड़ में कोई टूट-फूट नहीं थी, न छाल टूटी थी, न ही हिरन के शरीर और तने के मिलने की जगह कोई नुकीले किनारे थे। लकड़ी चिकनी थी, कोई छेड़छाड़ नहीं दिख रही थी, एकदम प्राकृतिक, जैसे वो हमेशा से ऐसी ही थी। लेकिन ये नामुमकिन था। पेड़ इतनी तेजी से किसी चीज़ के चारों ओर नहीं उग सकता। और ये हिरन कोई पुराना कंकाल नहीं था, वो ताज़ा लग रहा था, बस हल्का हल्का सड़ना शुरू हुआ था। उसके सर के आसपास कुछ मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। कोई बदबू नहीं, कोई कीड़े नहीं, कोई खून नहीं, कोई फटा हुआ मांस नहीं, और कोई हिंसा का निशान नहीं। वो बस वहाँ था, जैसे लकड़ी के साथ जुड़ा हुआ हो। उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता था। सारा वहाँ खड़ी थी, मेरा हाथ और ज़ोर से पकड़े हुए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने कहा, लेकिन मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। मुझे वो सब समझना था। मैंने एक और कदम आगे बढ़ाया और फिर एक और, यहाँ तक कि मैं चाहता तो पेड़ को छू सकता था। मेरा दिमाग उसे समझने की कोशिश कर रहा था। शायद हिरन कहीं ऊंचाई से गिरा था और बिल्कुल सही जगह अटक गया था। लेकिन आसपास कोई चट्टान नहीं थी, ऊपर कोई टूटी टहनी भी नहीं थी, और तना बहुत मजबूत था, बिल्कुल साबुत था। मैं नीचे झुका, हिरन के शरीर और लकड़ी के मिलने की जगह को गौर से देखने लगा। पेड़ की छाल उसके चारों ओर एकदम सही तरीके से, जैसे पेड़ ने खुद को इस लाश के आकार में ढाल लिया हो। मैंने हाथ बढ़ाया और फिर हिरन के ठीक नीचे तने को हल्के से छुआ। मुझे वो सामान्य लगा, कुछ भी अजीब नहीं था, पर वो नामुमकिन था। वो हिरन वहाँ कैसे धंसा हुआ था समझ ही नहीं आ रहा था। सारा ने मेरा नाम चिल्लाया और मुझे वापस आने को कहा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं खड़ा हुआ और पेड़ के दूसरी तरफ गया। वहाँ हिरन का पिछला हिस्सा बेजान लटक रहा था, कोई खून नहीं और उसके चमड़े को कोई नुकसान नहीं, कोई भी निशान नहीं कि वो वहाँ कैसे आया। और तभी उत्सुकता डर में बदलने लगी। मेरा पेट सिकुड़ने लगा, बेचैनी से नहीं, बल्कि किसी ऐसी गहरी चीज़ से जिसे मैं अब भी शब्दों में नहीं बता सकता। ये अब सिर्फ अजीब नहीं था, ये बहुत गलत लग रहा था। जंगल भी शांत हो गया था, जैसे सब कुछ रुक गया हो और हमें देखने लगा हो। कोई चिड़िया नहीं, कोई हवा नहीं, बस मेरी सांसों की आवाज़ और सारा की तेज़ हल्की हाँफने की आवाज़ मेरे पीछे से आ रही थी। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें फैली हुई थीं और होठ कसकर बंद थे। हमें यहाँ से जाना चाहिए, उसने कहा। उस वक्त मैंने कोई बहस नहीं की। मैं खुद को शारीरिक रूप से हटा सकता था, लेकिन मानसिक रूप से उससे दूर नहीं हो पा रहा था। वो कितने समय से वहाँ था? क्या किसी ने या किसी चीज़ ने उसे वहाँ रखा था? बेचैनी मेरी रीढ़ में धीरे धीरे रेंगने लगी और फिर अचानक, जैसे कोई ठंडा हाथ मेरी गर्दन पर कस गया हो। मैंने उन तस्वीरों के बारे में सोचा जो मैंने देखी थी, जानवर जो बाड़ों या जाल में फंस गए हों। लेकिन ये वैसा नहीं था, और जितना मैंने देखा उतना ही मुझे लगा कि हमें उसे नहीं देखना चाहिए था। हम वहाँ से निकल गए और हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो दृश्य मेरे दिमाग में जम चुका था। हम चुपचाप चले। हमारे कदम तेज़ थे और मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ थी, रफ्तार से नहीं बल्कि उस चीज़ से जो हमने देखी थी। सारा ने सिर झुकाए रखा और मुझे पता था कि वो भी वही महसूस कर रही थी। उत्सुकता डर में बदल गई थी, और ये एहसास कि हमने किसी ऐसी चीज़ को देख लिया था जिसे हम समझने के लिए बने ही नहीं थे। हम अपनी कार तक वापस पहुँचे, लगभग आधे समय में जितना हमें वहाँ जाने में लगा था।
पूरी ड्राइव के दौरान हमने एक दूसरे से एक भी शब्द नहीं कहा। जब हम सारा के घर पहुंचे, उसने मेरी ओर देखा। उसका चेहरा अभी भी पीला था। हम इसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। मैंने भी हामी भरी, इसलिए नहीं कि मैं भूलना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। और हमने इस बारे में कभी बात नहीं की, ना आपस में और ना ही किसी और से। लेकिन कई बार देर रात को वो हिरन मेरे दिमाग में आ जाता है, आधा पेड़ के अंदर और आधा बाहर, और वही ठंडा डर मेरी गर्दन को जकड़ लेता है। मुझे याद दिलाता है कि वो सब कुछ सच था। जिंदगी में कम से कम एक बार ऐसा पल आता है जब आपको सच्चा डर महसूस होता है। मैं बात कर रही हूँ उस डर की, जब आपका सीना गर्म और ठंडा दोनों एक साथ लगता है। समय धीमा हो जाता है, आपका पेट सख्त हो जाता है और गले में एक हल्की सी चीख अटक जाती है। शायद आप भागें, या शायद जम जाएं, शायद लड़ने की कोशिश करें, लेकिन जिन्होंने सच्चा डर महसूस किया है, वो उनके भीतर इतना गहरा समा जाता है कि उनकी आत्मा का एक हिस्सा, उनका एक हिस्सा हमेशा के लिए बदल जाता है। मैं आपको 20 नवंबर 2006 की बात बताना चाहती हूँ। मैं एक बहुत ही बैप्टिस्ट क्रिश्चियन परिवार में बड़ी हुई थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और आसानी से प्रभावित हो जाती थी। ऐसी जगहों पर आप स्वर्ग और फरिश्तों की बातें सुनते हैं और नरक और सजा के तौर पर जलने की धमकी की बहुत बातें होती हैं। एक 8 साल की बच्ची के लिए ये सब कुछ बहुत डरावना होता है। खैर, मेरे परिवार और मैं कोलोराडो के लिए एक फ़्लाइट में गए। हमने पहाड़ों में जंगल के गहरे हिस्से में एक छोटा सा कैबिन लिया था। हम इतनी ऊंचाई पर थे कि मेरे डैड को ऊंचाई की बीमारी की वजह से पोर्टेबल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी। हम काफ़ी अलग थलग थे। हमारे कैबिन के पास करीब 3 एकड़ दूर एक और कैबिन था, लेकिन बर्फ़ से ढके पेड़ों और ज़मीन पर 1 फीट गहरी बर्फ़ की वजह से उसे देखना मुश्किल था। पहली रात मज़ेदार थी। हमने आग जलाई, लंबी छड़ियों पर मार्शमेलो और पॉपकॉर्न भूने। मुझे बहुत मज़ा आया। मेरी 2 छोटी बहनों और मैंने एक स्नोमैन भी बनाया। कैबिन का अंदरूनी हिस्सा बहुत खुला था। एक दूसरी मंजिल का लॉफ्ट था जिसमें 2 सिंगल बेड थे। सीढ़ियों के नीचे डैड का बेड था। वहाँ एक छोटा टीवी और एक बदसूरत सा नीले फूलों वाला सोफ़ा था जो मेपल सिरप की तरह महकता था। मैं बाईं ओर के सिंगल बेड पर सोई, जो किनारे और सीढ़ियों के सबसे करीब था। मेरी बहन बेली, जो उस वक्त 6 साल की थी, दाईं ओर के बेड पर सोई, जो किनारे से दूर था। हमारी सबसे छोटी बहन ग्रेस, जो सिर्फ 2 साल की थी, वो नीचे डैड के साथ सोई। उस रात मैं अच्छे से सोई। शायद आखिरी बार इतनी अच्छी नींद मुझे तब मिली थी। आज मैं 23 साल की हूँ। अगली सुबह मैं एक टैपिंग की आवाज़ से उठी। ये वैसी आवाज़ नहीं थी जैसे कोई पेंसिल मेज पर मार रहा हो। ये ज़्यादा भारी और नुकीली चीज़ की तरह थी, जैसे कोई अपने नाखूनों को लकड़ी के फर्श पर खटखटा रहा हो। पहले तो मुझे लगा ये डैड होंगे, फिर मुझे लगा कि शायद भालू हो सकते हैं। मैं बच्ची थी और हम पहाड़ों में थे। मैं बस यही सोच सकती थी, लेकिन मैं गलत थी। वो टैप टैप की आवाज़ ने मुझे मेरे बेड पर पूरी तरह स्थिर कर दिया। मेरी आदत थी कि मैं तकिया सर के ऊपर रखकर सोती थी, तो मुझे पता था कि मैं अच्छे से छिपी हुई हूँ। मैंने तकिए और बेड के बीच की दरार से झांकने का फैसला किया। मैंने लॉफ्ट के किनारे की ओर देखा, जहाँ किसी ने रेलिंग लगाना ज़रूरी नहीं समझा था। मैं सीधे नीचे लिविंग एरिया और छोटी किचन को देख सकती थी। बिना पर्दों वाली विशाल खिड़कियां इस बात को और साफ करती थीं कि हम उस कैबिन में कितने अकेले थे
और शहर की रोशनी से मीलों दूर जूनिपर और स्प्रूस के विशाल पेड़ों से घिरे थे। वहाँ बाहर बहुत अंधेरा था। जब मैंने वहाँ देखा, मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन वहाँ कुछ था। लॉफ्ट के किनारे पर एक काली परछाई, जैसे एक धुंधली सी हथेली, बस कुछ उंगलियां अंधेरे में काली दिख रही थीं और वो किनारे को पकड़े हुए थीं और उन्हीं में से एक उंगली टैप कर रही थी। मैं जाम हो गई। डर ने मेरे शरीर को जमा दिया। मैंने सांस रोकी और खुद से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं क्या देख रही हूँ? मैंने धीरे से आंखें बंद की और दूसरी ओर मुंह कर लिया। जल्दी ही सुबह होने वाली थी। मैं आमतौर पर सुबह 6 बजे उठ जाती थी, तो मुझे पूरी रात डैड के जागने और हमें उठाने का इंतज़ार नहीं करना था। मॉन्स्टर असली नहीं हो सकते, मैंने खुद से कहा। मैं एक ईश्वर से डरने वाली क्रिश्चियन थी। हम प्राइवेट बाइबल स्कूल और वैकेशन बाइबल स्कूल जाते थे। भगवान मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मैं उनकी संतान थी। मैंने ये बात खुद से बार बार दोहराई। डर में बाइबल की लाइंस दोहराने लगी, इतने धीमे शब्दों में कि वो मेरी सांसों के बीच से निकल रहे थे। मेरे दिमाग में मैंने उस चीज़ को आदेश दिया कि मुझे छोड़ दो। तब मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं आता था। फिर कुछ मिनट घंटों जैसे लगे। मैंने हवा को स्थिर होते हुए महसूस किया। कैबिन के अंदर का तनाव कम हो रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और एक आंख जितनी छोटी हो सके उतनी खोली। वो चीज़ गायब थी। वो अजीब हथेली या जो भी थी, चुपके से कहीं चली गई थी और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने राहत की सांस ली और दीवार की ओर पलट गई। मेरे बेड के पास एक छोटा लकड़ी का नाइट स्टैंड था, जिस पर एक पुराना तेल का लैंप था, लेकिन उसके पीछे एक छोटी सी दरार थी, जैसे एक छोटे चौकोर दरवाजे की आउटलाइन हो। उस वक्त कैरोलाइन फिल्म नहीं बनी थी, लेकिन अब मैं कहूँगी कि यह उसका बिल्कुल सटीक वर्णन है। इन घटनाओं और फिल्म की समानता हैरान करने वाली है। वो दरवाज़ा पुरानी लकड़ी का बना था और ऐसा लग रहा था जैसे कीचड़ से सना हो। आखिरकार मैं फिर से सो गई। जब सूरज निकला, मैंने डैड से उस छोटे दरवाजे के बारे में बात की। मेरी बहनें और मैं नीचे छिप गए, जबकि डैड ने उस दरवाजे की जांच की। जल्दी ही उन्होंने हमें ऊपर बुलाया। वो एक छोटा सा कमरा था, जैसे स्टोरेज क्लोजेट, जिसमें कुछ गैलन पानी और लकड़ियाँ थीं। चिंता की कोई बात नहीं थी, यहाँ तक कि ग्रेस भी उस दरवाजे के अंदर रेंगी और डैड ने उसकी फ़ोटो ली। लेकिन असली कहानी दूसरी रात से शुरू होती है। मुझे डर था कि उस रात फिर से डर लगेगा, तो मैंने डैड से कहा कि रात के लिए एक लाइट ऑन रख दे ताकि मैं साफ साफ देख सकूं। उन्हें ये आइडिया ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो उन्होंने फायरप्लेस में आग जलाई और अतिरिक्त सुरक्षा के लिए चैन गार्ड लगाया और फिर हम सभी सोने चले गए। आग कई घंटों तक अच्छे से जली। सच कहूँ, मैंने ज़्यादा समय सोने की बजाय आग की छायाओं को ऊंची तिकोनी छत पर नाचते हुए देखा। मैं अब भी सोचती हूँ, अगर मैं सचमुच सो गई होती तो शायद ये सब ना झेलना पड़ता। जल्द ही वो आग चिंगारियों और अंगारों से घटकर बस एक नारंगी रंगत में सिमट गई। मैं दूसरी ओर मुड़ी, अब उस डरावने छोटे दरवाजे की ओर मुँह करके। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया, एक टैप की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वही आवाज़ मेरे दिमाग में ड्रिल की तरह चुभने लगी, लेकिन वो मेरे पीछे से नहीं आ रही थी, वो मेरे सामने से आ रही थी, उसी दरवाजे के पीछे से। मुझे लगा ये कोई चाल है। मैंने सोचा शायद मैं कुछ कल्पना कर रही हूँ। कोई छोटी टहनी छत के हिस्से पर हिल रही होगी, जिससे दरवाज़ा खटक रहा होगा। कोई मॉन्स्टर मेरा पीछा नहीं कर सकता। मैं सुरक्षित हूँ और मॉन्स्टर असली नहीं होते। लेकिन फिर एकदम से सन्नाटा छा गया। मैंने अपने तकियों और कंबलों के कोनों से झांका, अपनी आंखें खोल कर देखा। मुझे लगा मुझे देखना होगा,
ये कोई चीज़ है या कोई आदमी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रही थी। जैसे ही मैंने आंखें खोलीं, नुकीली लंबी उंगलियां दरवाजे और फ्रेम की दरार से पीछे की ओर हटी। वो किसी भूत की तरह उस छोटी सी दरार से पिघलती हुई निकली। अचानक दरवाज़ा हिलने लगा। एक ज़ोरदार खरोंच की आवाज़ दूसरी तरफ से आई, इतनी तेज़ कि मेरी बहन भी अपने बेड में हल्की सी हिली। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी, या मुझे उम्मीद थी कि वो वही थी। दरवाजे के पीछे की आवाज़ ने सब कुछ ढक लिया था, लेकिन मेरे अंदर मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई हलचल थी, मेरे पीछे कोई मौजूदगी थी। वो शायद बेली ही होगी। उसने भी शायद ये आवाज़ सुनी होगी और वो डैड को बताने के लिए दौड़ने वाली होगी। मुझे उम्मीद थी कि वो ऐसा ही करेगी। फिर एक और खरोंच की आवाज़, नाखूनों की, जो लकड़ी की हर परत में अटक रहे थे। फिर कैबिन की आग एकदम बुझ गई। कमरे के किनारों को रोशन करने वाली नारंगी रोशनी गायब हो गई। मुझे अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। क्या मेरी बहन वहाँ थी? मुझे यकीन था कि मैंने हलचल सुनी थी। मैंने खुद को समझाया कि वो आवाज़ उसी की थी। फिर एक धमाका हुआ और दरवाज़ा हिला। मैं डर से इतनी जड़ थी कि मेरी मांसपेशियां अकड़ गईं, मेरी सांस उथली हो गई। मैं शायद 1 मिनट में 20 बार सांस ले रही थी। मैंने सांस लेना बंद करने की कोशिश की। फिर एक और धमाका हुआ। दरवाजे के पीछे कुछ था जो उसे ज़ोर ज़ोर से मार रहा था, जैसे कोई मुक्के से पीट रहा हो। हर धम के साथ मैं खुद को और सिकुड़ता और सख्त और स्थिर होता हुआ महसूस करती। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को छोटा कर सकती थी। ज़ोरदार धमाकों ने हवा में कंपन पैदा कर दी। मैं अपने दिल की धड़कन को उसकी लय से मिलता हुआ महसूस कर सकती थी। बस करो। बेली आखिरकार जाग गई थी। उसके शब्दों के बाद सन्नाटा छा गया था। फिर मैंने एक और हलचल सुनी और मेरा बेड हिला। बेली, तुम? तभी अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी। वो बेली की चीख थी। वो चीखी, लेकिन मैं नहीं हिली। मैं पूरी तरह स्थिर रही। वो बेली नहीं थी जिसने मेरे बेड में टक्कर मारी थी। वो बेली नहीं थी जिसे मैंने अपने पैरों के किनारे बैठा हुआ महसूस किया था। जो भी था, बेली ने उसे देख लिया था और वो मेरे बेड पर था, और वो मेरे बगल वाले उस छोटे से क्लोजेट से आया था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, मेरे चेहरे पर लुढ़कने लगे। हालांकि मैंने उन्हें ज़बरदस्ती बंद रखा था। मैं उस दरवाजे को नहीं देखना चाहती थी। मैं उस चीज़ को नहीं देखना चाहती थी। धम। दरवाजे पर इतनी ज़ोर से चोट पड़ी जैसे कोई फुटबॉल खिलाड़ी उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। लकड़ी झुकी और मुड़ी। मैं फिर से बाइबल की लाइंस दोहराने लगी, कांपती सांसों और सदमे से भरे आंसुओं के बीच। मैंने प्रार्थना की। मेरे बेड पर और हलचल हुई। फिर सीढ़ियों से तेज़ कदमों की आवाज़ आई। वो मेरे डैड थे और उन्होंने कहा, यहाँ ऊपर क्या हो रहा है? मेरी प्रार्थनाएं काम कर गई थीं, लेकिन मैं अभी राहत की सांस नहीं ले सकती थी। मैंने अपनी हताश प्रार्थनाएं जारी रखीं। मैं अपने शरीर को पूरी तरह स्थिर नहीं रख पा रही थी। मैं कांप रही थी। मेरी हर मांसपेशी अलग अलग समय पर सिकुड़ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं डर से, स्थिरता के दर्द से और उस चीज़ से कंपन कर रही थी। उस चीज़ ने, जो अब धीरे धीरे मेरे पास आ गई थी। उसके नाखून मेरे मोटे कंबल के ऊपर की बुनी हुई चादर में अटक रहे थे। मैंने उसे कई बार खींचते हुए महसूस किया और फिर एक और धम। मेरा दिल डूब गया। उस आखिरी धमाके के बाद सब कुछ बदल गया। मैंने देखा 2 गहरी धसी हुई आंखें, खोखली और काली, जिनके आसपास शायद एक चेहरा था, लेकिन वो बहुत पीला था। एक ऐसा चेहरा जिसमें खून नहीं था। उस पल मुझे यकीन हो गया कि वो एक दानव था, कि एक शैतान खुद मुझे अपनी आंखों में देख रहा था। उसका मुंह बड़ा था
और शायद कटा हुआ था, जो उसके ऊंची गालों की हड्डियों तक मुड़ा हुआ था। मुझे पता था कि वो उसके दांत हैं और वो बहुत नुकीले थे। वो जो भी था, उससे बदबू आ रही थी। वो पतला था। उसके सर के पीछे मैंने काले बालों जैसा कुछ देखा, शायद एक पुराना सड़ता हुआ कोट। लेकिन वो आंखें, वो गड्ढों की तरह थीं, बीच में गहरे घुमावदार रंगों के साथ। दो ऐसी आंखें जो कभी इंसानी थीं, और वो लाल पीली चमक रही थीं, जैसे बिल्ली की आंखें जब उन पर रोशनी पड़ती है। एक पल में वो मुझसे दूर झुका और फिर रुककर कमरे के पार तेजी से चला गया। ऐसा लगा जैसे वो फर्श पर कूदा, लेकिन मैं पक्की तरह से नहीं कह सकती। मैं सदमे में जड़ थी। मेरी आंखें वैसे ही आगे घूर रही थीं जैसे तब थीं जब वो वहाँ था। लेकिन अब जब वो हट गया था, वो छोटा सा दरवाज़ा साफ दिख रहा था। वो खुला हुआ था, ज़्यादा चौड़ा नहीं, लेकिन इतना कि अंदर देखा जा सके। तभी एक ज़ोरदार हलचल हुई। मेरी बहन और डैड चीखे। मैं अभी भी उस दरवाजे के पीछे के अंधेरे को घूर रही थी, और उस अंधेरे से दो चमकती आंखें मुझे वापस घूर रही थीं। मेरे डैड ने चिल्लाया। फिर मैंने नीचे एक धम की आवाज़ सुनी, और फिर सामने का दरवाज़ा टूटने की। जाहिर तौर पर वो जो भी वो चीज़ थी, उसने मेरे डैड पर हमला किया, उनके सीने पर गहरी खरोंच मारी, और फिर लॉफ्ट के किनारे से नीचे फर्श पर कूद गया। वो प्राणी दरवाज़ा तोड़कर भाग गया, और मेरे डैड उसके साथ गिर गए, और वो बेहोश हो गए थे। बेली रो रही थी, चिल्ला रही थी। मैं ग्रेस को नीचे बेड पर चीखते हुए सुन सकती थी, डैडी उठो, प्लीज़ डैडी उठो। वो कुछ ऐसा ही बड़बड़ा रही थी। मैं कैबिन में सर्द हवा को बहते हुए महसूस कर सकती थी, लेकिन मैं हिली नहीं। मैंने पलक नहीं झपकी। मैं बस उन आँखों को घूरती रही। हम वहाँ घंटों थे। डैड अभी भी बेहोश थे। बेली ने किसी तरह रेडियो या फ़ोन पकड़ा और इमरजेंसी के लिए कॉल किया। उस वक्त तक बाहर इतनी बर्फ़ थी कि नज़दीकी नेशनल पार्क को 2 बार रास्ता साफ़ करना पड़ा। एक ट्रक तो किसी तरह काम करना बंद कर चुका था। उन्होंने ठंड या बैटरी की समस्या को जिम्मेदार ठहराया। जब दूसरा ट्रक हमारे रास्ते तक पहुंचा, मेरी दोनों बहनें बेली के बेड पर चढ़ गई थीं। जितने कंबल बचे थे वो सब उन्होंने अपने साथ रख लिए थे। उन्होंने हॉट कोको पाउडर, चीज़ इट्स और पीनट बटर के जार से खुद को चलाए रखा था। एक 2 साल की और एक 6 साल की बच्ची अपने लिए खुद जूझ रही थी, एक बेहोश डैड के साथ। और एक मैं थी, उनकी बड़ी बहन, अभी भी उसी जगह पर जड़, बिना हिले। मैंने उस दरवाजे से कभी नज़र ही नहीं हटाई। पार्क रेंजर्स आए, अपनी जैकेट्स उतारकर डैड को जगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। डैड जिंदा थे, लेकिन बेहोश थे। उन्होंने आग जलाई और खुले दरवाजे को किसी तरह बंद किया, जो बर्फ़ के छोटे ढेर पर टिका था। जब पुलिस और एम्बुलेंस आखिरकार पहुँचे, हमारे ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। मैं हवा को काटती ब्लेड्स की आवाज़ सुन सकती थी। पेड़ों की टहनियाँ ज़ोर ज़ोर से हिल रही थीं। आखिरी चीज़ जो मुझे याद है वो ये थी कि मुझे स्ट्रेचर पर खींचा गया, और मेरी नज़र उस अंधेरे में उस चीज़ से हट गई। मेरा परिवार और मैं उस कैबिन के बारे में कभी बात नहीं करते। हम उस रात जो हुआ उसका जिक्र नहीं करते। अब एक वयस्क के तौर पर मैं उतनी धार्मिक नहीं हूँ, लेकिन मैं आध्यात्मिकता का अभ्यास करती हूँ, और मेरे पास कुछ विचार हैं कि वो क्या हो सकता था, लेकिन इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी मैं अभी भी उन लंबी नुकीली उंगलियों को दरवाजे के फ्रेम के चारों ओर मुड़ा हुआ देखती हूँ, और वो अचानक फिर गायब हो जाती हैं। पता नहीं, शायद एक दिन मुझे सचमुच पता चल जाए कि वो क्या था।
कुछ साल पहले मैंने एक हफ्ते के लिए एक कैबिन किराए पर लिया था, थोड़ी शांति की तलाश में। न ट्रैफिक, न नोटिफिकेशंस, बस थोड़ा सा एकांत। वो जगह ऊंचे पाइन के पेड़ों से घिरी थी और बाहर से भी वो जगह देहाती लग रही थी। पहले 2 दिन बड़े आराम से गुजरे। मैंने अपना समय ट्रैकिंग, किताबें पढ़ने और कभी-कभी अपने लैपटॉप पर कुछ मूवीज़ देखने में गुजारा। रात को मैं फायरप्लेस को जलाए रखता था और जलती लकड़ी की चटकने की आवाज़ के साथ सो जाता था। ये बिल्कुल वैसा ही छुट्टियों वाला अनुभव था जैसा मैं हमेशा से चाहता था। तीसरे दिन मैंने जंगल में एक लंबी ट्रैकिंग करने का फैसला किया। बर्फ़ ताज़ा थी और मेरे जूतों के नीचे हल्की हल्की चरमराहट की आवाज़ निकल रही थी। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा दूर चला गया था, क्योंकि वो रास्ते बहुत खूबसूरत थे। जमी हुई नदियाँ, बर्फ़ के वजन से झुकी हुई टहनियाँ और एक शांत सन्नाटा जो सुकून देने वाला था। जब मैं कैबिन वापस पहुंचा, सूरज काफ़ी नीचे आ चुका था। कैबिन के मेन गेट की ओर बढ़ते हुए मैं अचानक रुक गया। मुझे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिसने मुझे जड़ कर दिया। वो साफ साफ दौड़ने की आवाज़ थी, कैबिन के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई जल्दी में एक कमरे से दूसरे में जा रहा हो। मेरा पहला ख्याल था कि शायद मैंने कोई खिड़की खुली छोड़ दी थी और हवा से कुछ टकरा रहा है, लेकिन वो आवाज़ बहुत ठोस थी। दिल धड़कते हुए मैंने दरवाज़ा खोला और सावधानी से अंदर कदम रखा। मैंने हिचकते हुए बोला, हेलो, कौन है? मैंने हर कोने की तलाश ली, बिस्तरों के नीचे, अलमारियों में, यहाँ तक कि तंग पेंट्री में भी, लेकिन कुछ नहीं मिला। जगह वैसी ही खाली थी जैसे मैंने छोड़ी थी। मैंने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। कैबिन पुराना था, फर्श चरमराते होंगे। शायद मैंने बाहर अपने ही कदमों की गूंज सुनी थी, या शायद मैंने खुद को डरा लिया था। मैंने खुद को वो बात भूलने के लिए मजबूर किया और रात के लिए तैयारी करने लगा। अगले दिन मैं थोड़ी देर बिस्तर में पड़ा रहा, कुछ काम के ईमेल्स का जवाब दे रहा था। देर दोपहर की रोशनी खिड़कियों से आ रही थी और तभी मैंने कुछ सुना। मेन दरवाजे की कुंडी से एक लंबी खींची हुई चरमराहट। मैं जम गया। कोई दरवाजे पर था और उससे भी बुरा, बिना बताए अंदर आ रहा था। बिना सोचे मैंने अपने बेडरूम का दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैंने कान दरवाजे पर लगाए और सुनने लगा। फिर से कदमों की आवाज़ आई, लेकिन वो इस बार धीमे लग रहे थे। उनके साथ हल्की हल्की आवाज़ें थीं, कम से कम 2 या 3 लोग। वो धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे। कुछ साफ नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से वो वहीं थे। मैं वहाँ खड़ा रहा और उनकी आवाज़ें सुनने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ें धीरे धीरे गायब हो गईं। मैंने कुछ देर बाद बेडरूम का दरवाज़ा खोला और जांच की। मेन दरवाज़ा अभी भी अंदर से लॉक था और सारी खिड़कियां बंद थीं। कोई संकेत नहीं था कि कोई अंदर आया था। फिर भी मैंने जो सुना उसे नकारना नामुमकिन था। मैंने तर्क करने की कोशिश की। मैंने कैबिन का दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। तुरंत मुझे बर्फ़ में पैरों के निशान दिखे, ताज़ा निशान जो कैबिन से दूर जंगल की ओर जा रहे थे। जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला था वो ये था कि वो निशान बहुत उथले थे, जैसे कोई नंगे पांव चला हो और उसके पांव बर्फ़ की गहराई में धंसे ही नहीं थे। उस ठंड में नंगे पांव बर्फ़ पर चलना नामुमकिन लगता था। मैंने कुछ जवाब या कम से कम कोई स्पष्टीकरण पाने की चाह में उन निशानों का पीछा किया। रास्ता और गहराई में चला गया और जल्दी ही वो सिर्फ एक जोड़ी निशान नहीं थे। मैंने कई रास्तों को अलग अलग दिशाओं में बढ़ते देखा, जैसे एक छोटा समूह बिखर गया हो। और फिर ठीक मेरे सामने मैंने 3 लोगों को खड़े देखा। हर एक ने गहरे रंग का हुड पहना था।
जब मैंने उन्हें पुकारा, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस मुड़े और जंगल में और गहराई में चले गए और अचानक गायब हो गए। मैं वहाँ एक पल के लिए स्तब्ध खड़ा रहा। इस सब का कोई मतलब नहीं बन रहा था। उन्होंने मुझे कोई धमकी नहीं दी थी, लेकिन पूरा माजरा बहुत गलत लग रहा था। मैं तेजी से कैबिन की ओर वापस भागा। दिमाग में पुलिस को फ़ोन करने के ख्याल दौड़ रहे थे, लेकिन मैं क्या कहता। मैंने कदमों की आवाज़ सुनी और 3 हुड वाली आकृतियाँ देखीं। ये किसी गलत काम का पक्का सबूत तो नहीं था। शायद वो ट्रैकर्स थे, भले ही अजीब दिख रहे हों, या शायद स्थानीय लोग जो सैर के लिए निकले हों। रात को सोने की कोशिश करते वक्त मैं तनाव में था और फिर से कदमों या आवाज़ों की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह मैंने जगह की अच्छे से जांच करने का फैसला किया। तभी मुझे लिविंग रूम के कारपेट का एक कोना थोड़ा मुड़ा हुआ दिखा। मैंने उसे हटाया और फर्श में एक छोटा सा दरवाज़ा देखा, एक पुराना हैच जो एक तंग अधूरे बेसमेंट की ओर जाता था। वो अंधेरा और सीलन भरा था, ऐसी जगह जहाँ कोई ज़्यादा समय बिताना नहीं चाहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी डाली, मुझे फर्श पर एक पुराना गद्दा दिखा जिसके आसपास मटमैले खाने के रैपर्स और फेंके हुए कपड़े बिखरे थे। कोई मेरे पैरों के नीचे रह रहा था। उस रात मैं मुश्किल से सोया। आधी रात के आसपास मुझे फर्श के नीचे एक हल्की सी सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने मेरे दिल को इतनी ज़ोर से धड़काया कि मुझे लगा वो फट जाएगा। मैंने अकेले जांच करने की हिम्मत नहीं की। मैंने सुबह होने का इंतज़ार किया और हिम्मत जुटाकर लिविंग रूम में गया। हैच का दरवाज़ा हल्का सा खुला था, जैसे नीचे से किसी ने इसे खोला हो। ये मेरे लिए काफ़ी था। मैंने तुरंत स्थानीय पुलिस को फ़ोन किया। 2 पुलिस वाले आए और मैंने उन्हें सब कुछ बताया। कदमों की आवाज़, बर्फ़ में पैरों के निशान और छिपा हुआ वो बेसमेंट। हम सब साथ में नीचे गए। वहाँ पहले से ज़्यादा तेज़ बदबू थी, जैसे पुराना पसीना और गीली मिट्टी हो। हमने बेसमेंट की दूर की दीवार पर एक और दरवाज़ा देखा जो बाहर की ओर जाता था। अगर कोई वहाँ नीचे रह रहा था तो वो अब तक जा चुका था। बाहर के ताज़ा पैरों के निशानों से लग रहा था कि वो जंगल में भाग गया था। पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि कोई अपराध हुआ था, लेकिन ये तथ्य कि कोई या शायद कई लोग उस बेसमेंट में चुपके से रह रहे थे, मुझे किसी भूत की कहानी से ज़्यादा डरावना लगा। पुलिस वालों ने कहा कि वो इलाके में संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखेंगे और फिर मुझे सुझाव दिया कि अगर मुझे असुरक्षित लग रहा है तो मैं सामान बांधकर घर चला जाऊं। मुझे मनाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं उसी दिन निकल गया। अपने अपार्टमेंट तक की ड्राइव धुंधली सी थी और मेरा दिमाग सवालों से भरा हुआ था। क्या वो हुड वाली आकृतियाँ वही थीं जो कैबिन के नीचे रह रही थीं? वो वहाँ कब से थे? और सबसे परेशान करने वाला सवाल, अगर मुझे पता ही ना लगता कि नीचे कोई था तो मेरे साथ क्या होता? तब से मैं हर रात इसके बारे में सोचता हूँ। मैं अब भी सोचता हूँ कि क्या उन्होंने मुझे फर्श की दरारों से देखा होगा, मेरे ऊपर चलने की आवाज़ सुनी होगी। मेरा एक हिस्सा राहत महसूस करता है कि मुझे पूरा सच कभी नहीं पता चला, लेकिन मेरा दूसरा हिस्सा उस एहसास से छुटकारा नहीं पा सकता कि मैंने किसी अजीब सी चीज़ का सामना किया था। और जो कोई भी वहाँ नीचे था, मैं जानता हूँ वो जंगल के कैबिन्स में चुपके से घूमना बंद नहीं करने वाला।